नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में आज हमारे साथ खास मेहमान है वकाशा सचदेव। वकाशा द क्वेंट के लीगल एडिटर हैं। स्वागत है वकाशा आपका। हाय एवरीवन, थैंक यू अतुल जी इस पे बुलाने के लिए। एनएल चर्चा पे ऑलवेज आने के लिए बहुत अच्छा फीलिंग होता है, तो लुक फॉरवर्ड टू हमारा डिस्कशन आज अतुल सर, आज ना मेरे साथ एक और हमारे साथी है जिनको अच्छे से हिंदी नहीं आती, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेहनत के लिए बहुत अच्छा दिन अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन। और साथ में हमारे मेघनाद एसोसिएट एडिटर न्यूज लॉन्ड्री के। स्वागत है मेघनाद आपका भी। नमस्ते सर। मैं सोच रहा हूँ सर, मुझे भी ना ऐसे लीगल एडिटर टाइप कुछ टाइटल दे देना चाहिए खुद को। अच्छा लगता है ना? ठीक बात। तो बहुत सारी चीजें हैं इस बार चर्चा करने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि उनके बारे में विस्तार से बात करें और कुछ नए पर्सपेक्टिव, नई नज़रिए से इन घटनाओं को देखें। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा मेघनाथ इस हफ्ते की जो सुर्खियां हैं, जो बड़ी खबरें हैं, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, सबसे बड़ी खबर जिस पर हम आज की चर्चा केंद्रित करेंगे वो है कृषि कानूनों पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश सुनाया कि उन्होंने ये कानूनों को लागू कर जाने पर रोक लगा दी है और कोर्ट के अगले आदेश तक ये कानून लागू नहीं होंगे। उन्होंने एक कमिटी भी सेटअप की है जिसमें उन्होंने 4 लोगों को नामांकन किया है और उनके हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, वो एक मीडिएशन कमेटी का काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कृषि कानूनों को लेकर समिति गठित करने का फैसले पर किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने उन्होंने कहा कि जो किसान है वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। और वो उनकी आई थिंक आज 15 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं 11 बजे, तो आज ही गवर्नमेंट और कृषि फार्मर लीडर्स के बीच में टॉक होने वाली है। ये कमेटी के बाहर होने वाली है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जिसे कहते हैं, उसमें पारित हो गया है। महाभियोग प्रस्ताव का मतलब है इम्पीचमेंट, और ये दूसरी बार इनको इम्पीच किया गया है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। अब ऊपरी सदन में क्या होगा उस पर उसको देखना पड़ेगा। और इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर के बाद यूट्यूब ने भी डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट पर इस सप्ताह में बैन लगा दिया है। और कुछ अब्दुल सर, कुछ ऐसे मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ। ये अमेरिकन जर्नलिज्म का एक अच्छी चीज है कि ये अंदर से बहुत खबरें मिलती है व्हाइट हाउस से, और रिपोर्टिंग बहुत होती है, तो बहुत मजेदार खबरें सुनने को मिलती है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप स्टीव बैनन से फिर से बात करने लगे हैं और वहां पे अपनी कॉन्स्पिरेसीज डिस्कस करते रहते हैं, और उनको बहुत गुस्सा आ जाता है जब निक्सन के साथ उनका कंपैरिजन हो रहा है। तो अभी दूसरी और भी अच्छी चीज, वो रूडी जुलानी जो उनका थोड़ा पागल वाला लॉयर है, वो बैठ के उससे अब लड़ाई हो रहा है क्योंकि वो कह रहा है उसके फीस बहुत ज्यादा है। तो इतना उसके लिए जाके वो लड़ रहा था, इतना सब कुछ बकवास बोल के वो, मतलब इतना एंटरटेनमेंट अमेरिकी डेमोक्रेसी पूरी दुनिया को करेगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। सही में। इसके अलावा एक और खबर है जिस पर हम थोड़ी सी बात करने की आज कोशिश भी करेंगे। व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी निकाली है। आपके फोन पर भी आता होगा वो मैसेज। अतुल सर, आपने एक्सेप्ट किया वो? अभी नहीं एक्सेप्ट किया है, और मैं सोच रहा हूँ कि इसको एक्सेप्ट करने से पहले आखिरी तक इंतज़ार किया जाए और फिर देखा जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि व्हाट्सएप के ऊपर काफ़ी दबाव बन गया है, जिस तरह से लोगों का माइग्रेशन सिग्नल और दूसरे ऐप्स पे हुआ है इसके बाद।
तो ऐसा लग रहा है कि इस पे हमें अल्लाह की बात करनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं बात इस पे डिस्कस करने के लिए। जी, और वकाशा आई थिंक आप इस पर भी बात करना चाहेंगे। तो हाँ, इसमें थोड़े काफी इंटरेस्टिंग थोड़ा प्राइवेसी का इशू है, तो जिसपे वकाशा हमें बता सकते हैं। और इसके अलावा ये जो बड़ी टेक कंपनियां हैं मल्टीनेशनल, इनके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, तो इसको डबल स्टैंडर्ड को देखना क्या बहुत लीनियर पर्सपेक्टिव है, या वास्तव में ये कोई जेन्युइन कंसर्न, इस पर भी बात करनी चाहिए। हाँ, तो फेसबुक ने एक्चुअली ये प्राइवेसी पॉलिसी इशू करने के बाद बहुत सारे लोगों ने सिग्नल पे जाने की बात शुरू कर दी है। तो उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में बड़ी बड़ी इश्तेहार निकाले हैं कि व्हाट्सएप कैसे उनके प्राइवेसी को एक्चुअली प्रोटेक्ट करता है। तो इस पर भी थोड़ी सी हम बात कर सकते हैं। एक और खबर छोटी सी मध्य प्रदेश से, जो कि आजकल बहुत न्यूज में रह रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि जो भी काम करने वाली महिलाएं हैं प्रदेश में, उनको नियर बाय पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उनका ट्रैकिंग होगा उनके खुद की सुरक्षा के लिए। तो वो एक छोटी सी खबर है, इस पर भी अगर समय मिला तो हम बात कर सकते हैं। मतलब गजब का सिचुएशन है कि जाने अनजाने शायद इतना पता नहीं शिवराज सिंह चौहान को इस बात का एहसास भी है कि नहीं, लेकिन टिपिकल पुलिस स्टेट वाली सलाह है ये कि हर चीज पर पुलिस और स्टेट की नजर रहेगी। कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ आ रहे हैं, क्या करना है, हर चीज को नजरिए, मतलब प्राइवेसी के मामले की समझ ही नहीं है पूरे पॉलिटिकल क्लास को, ऐसा लगता है लोगों के। और उनका अप्रोच भी इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि उनका जब कोई उनको प्रॉब्लम दिखता है, इनका जो अप्रोच में वो एक्चुअली जिनको इफेक्ट हो रहा है इसमें उनसे बात नहीं करते हैं, उनसे उनके जो एक्चुअल कंसर्न्स है वो नहीं देख रहे हैं, वो उनसे सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं, वो बस अपनी खुद के आइडिया सोच के, मतलब हाँ, खुद अपने दिमाग में उससे रिलेटेड कोई फैंसी टाइप, वो फैंटेसी टाइप एक सोल्यूशन है, उस पर आगे बढ़ जाना। और कंसल्टेंसी का ये बहुत बड़ा मसला है इस सरकार के साथ। मैंने जो देखा उसको, जो ये तीनों कृषि कानून है, उस नज़रिए से भी, उसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो आप पाएंगे कि एक कानून जिसको ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया, पूरे देश में जब पैंडेमिक की सिचुएशन थी तब हड़बड़ी में लाया गया, और उसके बाद उस बुलडोजर चला के राज्यसभा में एक तरह से पारित किया गया, और पूरी तरह से कंसल्टेशन का इसमें अभाव है, पूरी तरह से डेमोक्रेटिक जो एक बातचीत होती है, सलाह मशवरे की प्रक्रिया होती है, उसका अभाव है। और इसके बाद जब किसानों ने विरोध शुरू कर दिया तो सरकार के लिए सब कुछ उनके हित के लिए ही था, सब कुछ उनके भरोसे के लिए ही था। तो मतलब आप अपनी फैंटेसी में सारा सबका हित किधर है, किसका अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, खुद ही तय कर लेते हैं। तो ये अजब सी डेमोक्रेटिक उसमें कल्चर शुरू हुआ है इस सरकार में, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे जो भी अलग अलग फैसले इनके, तो उस पर भी बात करेंगे। मेरे ख्याल से सबसे पहले हम तीनों कृषि कानूनों पर ही बात करें। तो वकाशा, क्योंकि आपने इस मामले को भी लगातार कवर किया है, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इंटरफेयर किया है, हस्तक्षेप किया है, उसके बाद क्या लगता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट, एक तो बहस चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बैड प्रेसिडेंट की शुरुआत कर दी है इस तरह की प्रक्रिया, क्योंकि उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो किसी मामले की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तय करने पर, उसकी लीगैलिटी का दायरा तय करने तक सीमित है। वो किसी कानून पर रोक लगाना, ये वो एक तरह से अब पॉलिटिकल क्लास जो एग्जीक्यूटिव का काम है उसमें वो घुस गई है, और इसके बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं, जिसको देखने में पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट अभी तक असफल दिख रहा है। एग्जैक्टली जैसे, क्योंकि अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक वो संविधान कोर्ट है ना, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। अब ऐसे मामले में क्या क्या देखते हैं, वो देख सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो लोग मोर्चे पे आए, उनके जो फंडामेंटल राइट्स है वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं या नहीं, एक वो टाइप का है। क्योंकि यहाँ पे वो भी सबसे पहले जो केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, वो इसलिए नहीं था कि कृषि कानून गैर कानूनी है, वो उनके सामने सबसे पहले जो केस गया था वो ये था कि अच्छा इन सबको यहाँ से हटा दो। एक दो लॉयर, लॉ स्टूडेंट, या आजकल लॉ स्टूडेंट्स का पता नहीं क्या, मैं याद कोशिश कर रहा हूँ कि हम लॉ स्कूल में क्या कर रहे थे, हम ज्यादातर तो सोते रहते थे यार, ऐसे पता नहीं आजकल लोग बैठ के पिटिशन फाइल कर रहे हैं, दाखिल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में सीधे।
और बेस्ट चीज ये कि उन हर चीज में वो देख रहे हैं कि लोग के राइट्स को कम करो, और लोग किसी को जेल में डालो, किसी को ये करो, किसी को हटा दो, पता नहीं उनका जो मतलब ये एटीट्यूड भी है गजब है पे... कि लॉ के स्टूडेंट जो जा रहे हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो असल में सिटीजन राइट्स को कट करने का पैरवी कर रहे हैं जी। और बेस्ट चीज ये कि इनके पास पता नहीं कहां से इतने पैसे आ गए कि वो हरीश साल्वे को पे कर रहे, पता नहीं कहां से, पर ठीक है। पर ऐसा भी हो सकता है कि हरीश साल्वे देश और समाज की सेवा के नाम पे मुफ्त में अपनी सेवा दे रहे हैं। प्रोबोनो सर्विस कर रहे हैं, तो ये इंटरेस्टिंग है कि वो इन लोगों के लिए प्रोबोनो कर रहे हैं ना। अब पर हरीश साल्वे जी तो सालों से बैठ के अमाइकस क्यूरे बने हैं हर चीज में, चाहे जितना भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो वो तो सर तो ठीक है, अब क्या ही बोले सर जी के बारे में। पर अब हमारा इशू ये है कि ये जो कानून है, तो पहले एक चीज ये है कि वो प्रोटेस्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए देख ले, क्योंकि यहाँ पे ये पिटिशंस फाइल किए गए हैं। अब उसमें एटलीस्ट कोर्ट ने एक चीज तो अच्छा किया, उन्हें अब तक कोई ऐसे ऑर्डर पास नहीं किया है, कोई डायरेक्शन पास नहीं किया है जिससे वो उस पर कोई रोक लगा रहे। क्योंकि आपको याद होगा शाहीन बाग का जो जजमेंट आया था उनका इतने महीनों के बाद, उसमें उन्होंने काफी एक बहुत प्रॉब्लमेटिक जजमेंट था, क्योंकि उसमें वो बोल रहे थे कि अरे यहाँ पे आप इतने सारे लोग को लेकर प्रोटेस्ट करके लोगों को इनकन्वीनियंस नहीं कर सकते हो, ये सब जो उन्होंने बोला था, आप बस डेजिग्नेटेड प्लेसेस में जाओ, वो सब चीजें एक्चुअली सीजेआई बोबडे ने बोला नहीं हम ऐसे कुछ नहीं बोल सकते, राइट टू प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है, तो हम ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे। पर फिर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आई थिंक इस पर आप थोड़ा सा और एलैबोरेट कर सकते हो कि ये डिफरेंस कहाँ से आया, मतलब शाहीन बाग और फार्मर्स प्रोटेस्ट में। अब इसका क्या ही बोल सकते हैं, क्योंकि जब वो शाहीन बाग वाला जब शुरू हुआ था उस टाइम को याद है, उस टाइम वो मूवमेंट पूरे फुल फ्लो में था, और उस टाइम भी टू सम एक्सटेंट अगर आपको याद होगा कोर्ट ने रिफ्यूज किया था कि वो कोई इंटरिम ऑर्डर पास नहीं करेंगे, कोई भी डायरेक्शन पास करने के उस टाइम उन्होंने मना किया था। उन्होंने वो इंटरलोक्यूटर्स का कमिटी, वो जो संजय हेगड़े थे और उनके साथ भी गए थे the other lawyer, they had sent 2 lawyers to go and 2 लोगों को भेजा था, इंटरलोक्यूटर्स का जो टीम भेजे थे। तो उस टाइम भी वो एक्चुअली दे डिडंट, ऐसे लग रहा था कि वो कुछ करने की कोशिश नहीं करने थे किसी चीज को इन्फ्लेम करने के लिए। पर जब कुछ महीने के बाद जब कोरोना वायरस के वजह से ऑलरेडी वो हट गए थे लोग, तब उनको लगा अच्छा चलो हम कुछ बोल सकते हैं। और वो जजमेंट में बहुत कानून के तौर से वो इतना खराब था, क्योंकि वो वो सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट को साइट कर रहे थे बोलने के लिए कि हाँ हम ऐसे बोल सकते हैं, और एक लाइन साइट किया था एक हिम्मत लाल जजमेंट से। पर हिम्मत लाल के उसी पैराग्राफ के अगले 3 सेंटेंस अगर पढ़ोगे तो वो बोल रहे कि आप कोई भी पब्लिक स्पेस में प्रोटेस्ट को नहीं रोक सकते हो। अगर वो उनको रास्ते सड़क पे जाना है, रास्ते पे जाना है, आप उनको कोई भी ऐसे रोक नहीं लगा सकते हो। तो रियली फनी कि वो ऐसे बोल रहे कि नहीं हम हिम्मत लाल जजमेंट के बेसिस पे बोल रहे हैं। अरे अब तो इस केस में उन्होंने फिर बेसिकली कोई रोक नहीं लगाई है, तो अभी तक कोई रोक नहीं लगा। तो वो असल में जो बातचीत समझ में आ रही है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक तरह का डबल स्टैंडर्ड सामने आ रहा है अलग अलग मामलों में। अभी तो एज आई सेड कि अभी के लिए कंपैरिजन शायद से अभी उस बात पे नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं अभी के लिए लेट्स गिव देम बेनिफिट ऑफ द डाउट एटलीस्ट डायरेक्ट ऑर्डर पास करने में। पर प्रॉब्लम ये कि आपका ये पावर है कि अच्छा वो कर लो। दूसरी बात जैसे आपने बोला था कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है उसको देख लो, क्योंकि यहाँ पे 2 बड़े कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के इश्यूज है। सबसे बड़ा यही है कि सेंटर के पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है या नहीं इसको पास करने के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार कह रहे कि नहीं हम तो कंकरेंट लिस्ट के अंदर ट्रेड और कॉमर्स के बेसिस पे हमने ये कानून बनाए हैं। पर ये एक्चुअली एक एग्रीकल्चर इशू है, और अगर एग्रीकल्चर का इशू है तो वो स्टेट लिस्ट में पड़ जाता है। तो केंद्र सरकार कैसे बना सकते हैं इस पे कोई भी, चाहे ऑर्डिनेंस हो चाहे लेजिस्लेशन हो, जो एक्ट भी हो, आप उसको आप कानून नहीं बना सकते ना, क्योंकि ये बेसिक इशू है वो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का। अब मैं एक छोटा सा थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा श्रोताओं को, बस थोड़ा सा इसको थोड़ा एलैबोरेट एक्सप्लेन करने के लिए कि वकाशा जो कह रहे हैं कि स्टेट लिस्ट जिसमें है कि उस पे कानून बस असेंबली बना सकता है, स्टेट असेंबली। और हमने राजेवाल जी का इंटरव्यू किया था निधि ने, उसमें उन्होंने भी ये बात उठाई है कि ऑलरेडी पिटिशंस फाइल हो चुके हैं इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को डिसाइड करने के लिए, क्योंकि उनका कहना है कि फार्मर्स जो है वो अपने प्रोड्यूस
ट्रेड नहीं करते, वो अपने प्रोड्यूस मार्केट करते हैं। और अगर आप ऐसे देखेंगे तो वो एग्रीकल्चर के ही अंडर आता है और स्टेट लिस्ट में ही आता है। तो इस पे कानून बनाने का काम हर स्टेट को है, इसमें सेंटर की दखलंदाजी नहीं हो सकती। तो हाँ। अगर उन्होंने कहा है कि अगर आपको ये स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड करना है तो उसके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी पास करना पड़ेगा और फिर इनकी वैलिडिटी हो जाएगी। तो इसमें एक्चुअली ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है इसमें, और इसके बारे में जैसे उन्होंने बोला ऑलरेडी कुछ केसेस फाइल हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन सबको एक ही चीज में अब टैग करके ऑलमोस्ट रखा है, तो सब मैटर्स को साथ साथ सुन रहे हैं। तो अब इशू ये है कि एक तो वो है, फिर दूसरी बात ये है कि वो राज्यसभा में जो वॉइस वोट था वो प्रॉब्लमैटिक है। अब वो थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि जनरली सुप्रीम कोर्ट जो कि अगर जो हाउस के प्रोसीडिंग्स है उसके बेसिस पे केसेस ज्यादातर नहीं सुन सकते हैं। हाँ। और उनका जुडिशियल रिव्यू का पावर उसमें थोड़ा कम है, पर कुछ सर्कमस्टेंसेस है जिसमें वो उसको भी देख सकते हैं। तो उसका आर्ग्यूमेंट, ये सब चीजें के बारे में कोर्ट को आर्ग्यूमेंट सुनने चाहिए, पर वो उसको बिल्कुल लाइक प्राइमा फेशी लेवल पे भी नहीं सुन रहे हैं अब इस टाइम पे। और ये फिर से दिस टेक्स अस बैक टू सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत काफी साल से अब ये प्रॉब्लम चल रहा है कि जब भी कोई बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू जा रहा है उनके सामने, वो उसके मेन जो मुद्दे हैं उसको सुनते नहीं है, वो और चीजें में पड़ जाता है। जैसे अब ये जो एक्सपर्ट कमेटी है, जो भी रिकमेंडेशंस देंगे वो इसके कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। अब तो तो अभी जो आपका जो मेन रोल है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिटी देखने का, उसको अगर आप शुरू भी नहीं कर रहे हो उसके बारे में आगे सुनने के लिए, और एक 2 महीने समस्या के बाद और है वकासा इसमें एक प्रॉब्लम और है कि एक दिन पहले ही काफी बड़ी बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट से सामने आई। उन्होंने कहा कि लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बच्चों को हटाया जाए और बुजुर्गों को हटाया जाए। उसके साथ उसी समय ये लोगों ने ये कह दिया था, किसानों की तरफ से ये साफ आ गया था कि वो किसी कमेटी की इससे बात नहीं करेंगे क्योंकि उनकी मांग सरकार से सीधे है और कानून को लेकर है, तो सरकार से ही वो डील करेंगे इस तरह किसी। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह की ओवरस्टेपिंग करते हुए एक तो अपनी लिमिटेशंस है उनके कामकाज, उसके ऊपर जाकर उन्होंने एक राजनीतिक उसमें पैर रखने की कोशिश की। ऊपर से एक ऐसी कमेटी बनाई जिसका अब औंधे मुंह गिरना, उल्टे गिरना तय है, क्योंकि उससे किसान बात नहीं करेंगे। वो कमेटी 2 महीने का उसका टाइम है, वो टाइम पूरा होने के बाद वो कमेटी क्या लेके जाएगी, क्या नहीं करेगी। तो इसमें जो छुपी हुई समस्या या जो डर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस देश में ऐसे फैसले लेता है जिसको कि इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, वो लागू नहीं होते। फिर ये बात आएगी कि सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले का, किसी निर्णय का महत्व क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है जब वो लागू ही नहीं होता कहीं। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पैर पे एक तरह कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। अब वो तो हाँ, अब इसके बारे में तो एक्चुअली एक बहुत अच्छा बुक है इसके बारे में, आपने शायद से सुना होगा, एक अनुज भवनिया के बुक है कोटिंग द पीपल। वो इसमें उन्होंने पूरा जो हमारा जो PIL का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो उसके बारे में उन्होंने लिखा है। अब उसमें ये है कि अगर हम PIL का जो पूरा सिस्टम है देख ले कि कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पे अब आगे आया है, वो ये उसका बिल्कुल एग्जैक्टली जो वो प्रॉब्लम्स बतलाते हैं पूरे जो सुप्रीम कोर्ट के सिस्टम में, वो यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। क्योंकि PIL का जब शुरू हुआ था, कॉन्सेप्ट ये था कि हम प्रोसीजर को कम कर देंगे ताकि जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जिनके लिए कोर्ट का एक्सेस करना डिफिकल्ट होता है, उनके लिए हम ये PIL का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं कि लोगों के लिए, के बेनिफिट के लिए। पर टाइम में अगर देखो तो क्या होता है कि बस एक कोर्ट का अपना रोल बढ़ाने का चीज बन जाता है। वो इवेंचुअली, जैसे दिल्ली में इतने सारे PIL फाइल होते थे, फिर कोर्ट उसको पूरे चेंज करके अपने ही सिस्टम बना देते थे। जैसे किसी ने एक जगह में फाइल किया कि कुछ बेगर्स का प्रॉब्लम है या कुछ गंदगी का प्रॉब्लम है, और फिर कोर्ट ने बोला अच्छा पूरे दिल्ली में अब बेगर्स को हटा दो, ऐसी चीज कर लो। तो उनका जो अप्रोच है ना, वो पूरा, जैसे आपने बोला, ये ओवरस्टेप होता है, पर ये तो PIL का इंटायर बेसिस ही है ऑलमोस्ट, कि इतना सब कुछ हो गया है। और ये एक परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि कोर्ट का यहाँ पे रोल मीडिएशन का नहीं है। उनका जो रोल है वो उसको देख नहीं रहे हैं, जो उनको जुडिशियल फंक्शंस करना है। और जो इश्यूज जो है अब ये कमिटी में जो वो देख रहे हैं कि अच्छा फार्मर्स को के ग्रीवेंसेस सुन लो, उनके लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाओ कि अच्छा बातचीत करने में इजियर होगा। पर ये कोर्ट के जो इश्यूज है डिटर्मिनेशन के लिए, उससे कोई लेना देना नहीं है।
क्योंकि चाहे जितना भी अच्छा नेगोशिएशन हो, उससे कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, उस पे प्रोसीजर जो राज्यसभा में हुआ था उसका कोई असर नहीं होने वाला है, उनको उनके फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। तो फिर और अब कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन भी देखो, अब जो 4 लोग हैं, एक तो अब भूपिंदर सिंह मान ने तो अब रिक्यूज कर लिया अपने आप को, उन्होंने बोला कि वो कमेटी में नहीं रहेंगे। पर जो अगर आप चारों के चारों लोग अपॉइंट करेंगे जिन्होंने पब्लिकली ऑलरेडी पोजीशन लिया कि नहीं नहीं ये कानून ठीक है, तो अब इससे मैसेज क्या आ जाता है ना आप लोगों के लिए। तो फिर आई थिंक इसमें इशू ये है कि कोर्ट का रोल लिमिटेड है कानूनी मामले को देखने के लिए। उन्होंने वो जाके बाहर चीज देख रहे हैं, और वो भी और अगर आप कानूनी मामले से बाहर देखोगे तो फिर एटलीस्ट उसको ठीक से तो देखो। यहाँ पे देख लो कि इशू क्या है यहाँ पे। जो फार्मर्स है, एक छोटी सी चीज बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं वो लाइव थ्रेड फॉलो कर रहा था, और मैं श्रोताओं को भी बोलना चाहूंगा कि आप ट्विटर पे बार एंड बेंच लाइव लॉ और वकाशा को फॉलो कीजिए, क्योंकि ये लाइव अपडेट्स देते रहते हैं कि कोर्ट में क्या चालू है। तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली। एक तो आपने जैसे पीआईएल के बारे में बोला, तो एमएल शर्मा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसका क्वेश्चन आ गया था, बार बार पूछ रहे थे कि किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो आप। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो गया था। और आई थिंक हरीश साल्वे को भी एक बार पूछा कि आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग वहां पे पहुंच गए जो जिनका कुछ लेना देना ही नहीं है इस केस से, पर फिर भी वो आई थिंक खुद के पब्लिसिटी के लिए या फिर खुद को ये ट्रबल्ड वाटर में फिशिंग करना, हाँ, तो वो उससे मडी हो रहा है थोड़ा सा। मतलब बेसिकली जो एक्चुअल मुद्दे उस पे बात नहीं हो रही है। दूसरी चीज ये है, सॉरी एक छोटी सी चीज, दूसरी चीज एक और बात ये है कि आई थिंक कोर्ट ने 2 चीजें बोली। एक तो उन्होंने एक बार बोला कि यहाँ पर किसी पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात की ही नहीं है, राइट, बट इसमें ऑलरेडी पिटिशंस फाइल हो चुके हैं जो उन्होंने देखे नहीं। और दूसरी चीज उन्होंने एक और बोली कि एसेंशियली कंसल्टेशन के बारे में ये सब था। तो उनका कहना था कि आपने अच्छे से कंसल्टेशन नहीं किया इसलिए क्राइसिस खड़ा हो गया। पर बाद में उन्होंने ये भी गवर्नमेंट ने ये बोला कि हमने 20 साल की कंसल्टेशन की है, स्वामीनाथन रिपोर्ट से लेके अभी तक इस पर तो बात होती रही है। पर एक्चुअली ये जो लॉज है वो पब्लिक डोमेन में नहीं लाए गए थे, ऑर्डिनेंस करके पास किए गए थे, तो कंसल्टेशन नहीं था। और इससे ही रिलेटेड एक खबर है कि एक आरटीआई फाइल किया गया था मिनट्स के लिए कि आपने कंसल्टेशन किया, उसके मिनट्स दो या फिर कब किया वो बताओ। तो गवर्नमेंट ने रिस्पांस दिया कि हमने कंसल्टेशन किया नहीं है या फिर इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नहीं देखा बेसिकली। तो एटलीस्ट कोर्ट ने अभी तक तो ये, क्योंकि कोर्ट ने अगेन आई मीन उन्होंने जब ये, तो कोर्ट ने ही शुरू में बोला कि कंसल्टेशन नहीं था। गवर्नमेंट तो अब बोलेंगे ही कि हमने ये किया, पर जब उन्होंने एक्चुअली शुरू किया था तो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, मैंने आई वाज अटेंडिंग द हियरिंग, तो मैंने पूरा ये सुना था। तो वो बोल रहे थे कि उन्होंने शुरू किया था बोलने के लिए, अच्छा 2000 में हमने ये किया था वो किया था। उस टाइम सीजेआई बोर्ड नहीं बोला कि ये इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अभी के लिए कि आपने कंसल्टेशन किया या नहीं, चाहे आपने 20 साल पहले जितना भी किया होगा उससे फर्क कोई पड़ने वाला। सीधी सी बात है, जो जब आप ऑर्डिनेंस के जरिए इसको पास करवा रहे थे, और मतलब कुछ चीजें तो पब्लिक डोमेन में है, आपने ऑर्डिनेंस के जरिए इसको पास करवाया। राज्यसभा में जिस तरह से आपने रूल बुक को पूरा तरह से दरकिनार करके इसको बिल पास किया, तो वो तो पब्लिक डोमेन में है कि कंसल्टेशन तो बहुत दूर की चीज है। आपने पार्लियामेंट में बहस नहीं की, लोकसभा में आपके पास नंबर था, लोकसभा में आपने कोई बात नहीं की किसी से। तो ये सारी चीजों को हमारे सामने है। दूसरी एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ, जो हमने डबल स्टैंडर्ड की बात की, क्योंकि बहुत सारी चीजें आ रही हैं जो अल्टीमेटली आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सुप्रीम कोर्ट की अपनी कॉम्पिटेंस के ऊपर सवाल खड़ा करेंगे कि आप चीज़ों को कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। जैसा वकासा आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की जहाँ तक बात आती है, तो आपका फैसला, मतलब कोर्ट के फैसले मिसाल माने जाते हैं, एक फैसला साल भर, 20 साल, 40 साल, 50 साल बाद दूसरे फैसले की बुनियाद बनता है। और आप इस तरह से विरोधाभास अगर आपके उसमें होंगे, इतने सारे उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस होंगे आपके एक ही तरह के मामलों में, तो सुप्रीम कोर्ट की ओवरऑल जो अपनी वक्त है, जिसको कहते हैं इकबाल आपका है, वो कहीं ना कहीं उस पर चोट पहुंचेगी। अब इसमें मैं जोड़ना चाह रहा हूं कि CAA NRC जब नागरिकता का मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है,
इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। हम्म, अर्नब गोस्वामी जैसे लोग की छोटी से छोटी याचिका 5 घंटे के अंदर में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। तो ये डबल स्टैंडर्ड सुप्रीम कोर्ट का, इस पर आज नहीं तो कल बात होगी और जरूर होगी कि आपके सामने जिम्मेदारियां क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के जो मुद्दे हैं उसको आप इस तरह से लंबे समय तक लटकाए हुए हैं, और गैर जरूरी मुद्दे, जो छोटे मुद्दे हैं जिनको दूसरे तरीकों से निपटाया जा सकता है, उस पर आप इतने तत्पर हैं। मैं इस पर आपकी और मेघनाथ आपकी राय जानना चाहता हूं। अतुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो काम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डिसाइड करना कोई भी लॉ का, वो कर नहीं रहे हैं। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की आपने बात की, इसमें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने भी बयान दे दिया है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। तो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है वो तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के हिसाब से बात करेंगे, पर कोर्ट का ये काम होता है कि उन पर चेक रखना, वो काम हो नहीं रहा है। और ऊपर से ये लोग ऐसे चीजों में इंटरफेयर कर रहे हैं जहां पर जरूरत ही नहीं है। लाइक कोर्ट, वही मैं देख रहा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये हियरिंग था, क्योंकि इवन सीजेआई जैसे लोगों ने भी बोला कि आपकी वजह से ये क्राइसिस हुआ है, ये पॉलिटिकल क्राइसिस है, आपने ट्रस्ट डेफिसिट है इसलिए क्राइसिस हुआ है, इसलिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो आप सॉर्ट नहीं कर पा रहे इसलिए हमको आना पड़ रहा है। बट एक्चुअली गवर्नमेंट का काम तो यही है कि वो पॉलिटिकल इशू है तो पॉलिटिकली सॉल्व करना चाहिए। वो कोर्ट उसमें क्या कर रही है उसकी बात तो कोई कर ही नहीं रहा है। और ऊपर से एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो कोर्ट ने बोली है कि सीनियर सिटीजन्स, बच्चे और महिलाओं को ये प्रोटेस्ट में नहीं रहना चाहिए। आई थिंक उन्होंने ऐसे ऑर्डर दिया नहीं है कि उनको हटाओ करके, पर उन्होंने रिक्वेस्ट किया है ऑर्गेनाइजर्स को कि इनको वापस घर भेज दिया जाए। तो महिलाओं को क्यों इंक्लूड किया इसमें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मतलब ये लॉजिक क्या है इसका कुछ समझ में नहीं आता। और ये सब आप अगर देखेंगे, एक तो पहली चीज तो है कि राज्यसभा का जो वॉइस वोट करके जो डुबियसली पास किया गया था, ऑर्डिनेंस जो किया था उसमें जो कंसल्टेशन नहीं हुआ था। अब ये जो कमेटी बिठाई है, इसमें जो 4 लोग हैं वो ऑब्वियसली पब्लिकली उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया है कि वो ये कानून के फेवर में है। फिर ऊपर से ये ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि महिलाओं को हटा दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसकी वजह से ना जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है, वो और बढ़ता जा रहा है। और फार्मर्स का कहना यही है कि हमको तो ये रिपील करने हैं, मतलब ये लॉज चाहिए ही नहीं। और आप गवर्नमेंट बार बार हमको अमेंडमेंट करने को बोल रहे हैं, पर हमको तो ये स्क्रैप करना है पूरा। तो बातचीत करने में फायदा ही क्या है। और हमेशा जब फार्मर्स गवर्नमेंट से बात करने जाते हैं तो उनका पहला डिमांड यही होता है कि ये तीनों कानून वापस ले लो। वो अभी हो नहीं रहा है। ठीक बात। वकाशा, आप क्या कह रहे थे? तो इसमें ये तो जैसे आपने एक्चुअली इसमें द मेन जो सबसे बड़ा इशू ये है कि कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट जो है एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और क्योंकि वो एक हाईएस्ट लेवल ऑफ जो कोर्ट है पूरे देश में, उनका जो प्रीसिडेंट सेट करते हैं, जैसे आपने जो परिणाम होता है, जो बुनियाद होता है, जो बाद में आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर वो अभी तक जो भी डिसीजंस ले रहे हैं ना, वो प्रीसिडेंट के बेसिस पे ऑलमोस्ट नहीं जा रहे हैं, और इसके वजह से वो एक बहुत बुरी प्रीसिडेंट सेट कर रहे हैं इसको। अगर क्योंकि क्या होता है कि अगर आप कोई, जैसे आपने बोला कि वो, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो लीगल इश्यूज है उसको नहीं सुन रहे हो, और पर ये तो एक ऑलरेडी कितने केसेस में हुआ है। जैसे आपने बोला था इलेक्ट्रल बॉन्ड, उससे पहले तो इनफैक्ट अगर हम देख ले, आधार से शुरू हुआ था ये बहुत बुरी तरह से, इतने टाइम के लिए जो पड़ा हुआ था ये केस उनके सामने। अगर आप सुनोगे नहीं इसको, तो फिर जो भी अगर आप बाद में भी बहुत अच्छे डिसीजन दोगे सालों के बाद, उसका कोई असर तो पड़ने नहीं वाला, क्योंकि तब तक जो भी बेनिफिट हो सकता था लोगों के लिए वो ऑलरेडी उसका जो अपॉर्चुनिटी वो ऑलरेडी निकल गया है। तो आधार में ये शुरू हुआ था, फिर डिमोनेटाइजेशन, अगेन इतने अर्जेंट केस था वहां पे कि इसको अभी के अभी सुन लो कि ये उनके पास पावर था या नहीं ऐसे स्टेप लेने के लिए। कोर्ट ने उसको भी टाला, अभी तक वो केस सुना नहीं है। अब क्योंकि कोर्ट का ये जो अप्रोच है कि वो बड़े बड़े मुद्दे को नहीं सुनेंगे, और यहाँ पे भी वो जो बड़े इश्यूज है उसको नहीं सुन रहे हैं। इसमें भी हाँ, जिसको सुन भी रहे हैं उसमें असल कोर इशू क्या है और आप किन मुद्दों की बात कर रहे हैं उसमें भी बहुत गैप है। अब देखो 2 महीने के लिए अब ये कमेटी बैठेंगे, अपने रिपोर्ट दे देंगे, 2 महीने के बाद कोर्ट के सामने फिर ये रिपोर्ट आएगा,
इस रिपोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का जो इशू है, कोई भी इशू डिस्कस नहीं होगा, पर Discuss नहीं हुआ। 2 महीने तक वो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के जो पिटिशन है सुनेंगे ही नहीं कोर्ट। अब तो इसमें तो प्रॉब्लम ये है कि कोर्ट का जो अप्रोच है वो सोच नहीं रहे हैं अभी के लिए कि उनका जो ऑर्डर्स है किस तरीके से प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, वो सोच नहीं रहे हैं कि किस तरीके से उनको अपना रोल, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कैसे निभाना है। क्योंकि अगर और इसका जो अप्रोच का जो प्रॉब्लम है वो अब जैसे आई मीन इस सीए के प्रोटेस्ट के साथ देखने में एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आ जाता है, क्योंकि सीए के टाइम पे भी ट्रस्ट डेफिसिट था, सीए के टाइम पे भी रिस्क था। उस टाइम लोगों ने बोला था उनको कि यहाँ पे पुलिस ब्रुटैलिटी के इश्यूज है और भी वायलेंस हो सकता है, ऐसे अगर पाउडर का एक टाइप सिचुएशन है, इतना सब कुछ लोगों ने उनको समझाने की कोशिश किया था कि यहाँ पे भी आप जल्द से जल्द सुन लो, रोक लगाओ कानून पे, एटलीस्ट कुछ तो कर लो, राइट? हाँ, मतलब कम से कम उसमें तो इनके पास बहुत सॉलिड ग्राउंड था सुप्रीम कोर्ट के पास कि उस पर बातचीत करते, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी डिस्कस करती, उस पर रोक लगाती। और उस टाइम इनफैक्ट प्राइमा फेशी आर्गुमेंट ऑलरेडी बन गया था कि यहाँ पे रोक लगा लो। अभी तक फार्म लॉज के जो इशू है उस पे अभी तक वो आर्गुमेंट्स है पिटिशन पे जो फाइल किए गए, पर अभी तक उसका कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। और इससे इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है, क्योंकि अगर मान भी लो कि ये स्टे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, नीडेड था, और कुछ केसेस में अगर हम समझे तो ठीक है, पर फिर कोर्ट के जो ऑर्डर है उसमें रीजंस भी होने चाहिए और कुछ बेसिस भी होना चाहिए। अगर आप ऐसे रीजंस और बेसिस नहीं लगाओगे तो फिर जो आपका ऑर्डर है वो आप पूरे तरीके से जज के डिस्क्रेशन पे छोड़ रहे हो, और ये एक बहुत बुरी प्रेसिडेंट है। क्योंकि यहाँ पे आपको देखना चाहिए था कि ठीक है, यहाँ पे प्राइमा फेशी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का इशू है, यहाँ पे रिस्क है पब्लिक सेफ्टी का कि ये चलता जाएगा, तो इनके बेसिस पे अगर आप रूल बनाओगे और फिर कहोगे कि हाँ अच्छा इन केसेस में इम्प्लीमेंटेशन पे स्टे होना चाहिए, रोक होना चाहिए कानून पे, फिर ठीक है। पर अगर आप कोई भी रूल्स नहीं बना रहे हो तो आप बेसिकली कह रहे हो कि अच्छा सीजीआई को आप एक तरह से केवल टाल रहे हैं मामले को और समय का बस समय बाई कर रहे हैं। इसका एक और इशू पर हमें बात करना चाहिए, वो ये है कि जिसका मेघनाद ने इशारा किया और आपने भी एक बात कही कि एक तो ट्रस्ट डेफिसिट का मामला है। जिस तरह से ये कानून पास किया गया है उससे एक ट्रस्ट डेफिसिट बहुत जबरदस्त है। उसका दूसरा पहलू है जिस पर मेघनाद कह रहे थे कि इस तरह के मामलों में जब भी एक पॉलिटिकल जो इशू होता है उसका पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए। तो इस मामले में इस सरकार के साथ हमने देखा लगातार कि चीज़ों को पॉलिटिकली जो कि डेमोक्रेटिक तरीका है चीज़ों से निपटने का, क्राइसिस से निपटने का, लोकतंत्र में जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं बातचीत करके, स्टेक होल्डर्स को शामिल करके, उसका बार बार अभाव दिखा है। ये एक मुद्दा है जिसमें उन्होंने किसी तरह का कंसल्टेशन नहीं किया, किसी तरह के बातचीत का वो नहीं किया और इसको पॉलिटिकल तरीके से सुलझाने की बजाय मामला कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट उसमें इंटरवीन कर रही है, वो जो कर रही है सही गलत वो एक तरफ है, लेकिन आप देखिए कि 370 का इशू आया कश्मीर में, तो वहां पर जब लोगों को पॉलिटिकली इंगेज करने की बात आई तो कोई नहीं गया। कौन गया? एक ब्यूरोक्रेट गया, अजीत डोभाल जाके वहां पर लोगों से एंगेज कर रहे हैं, पब्लिक वो कर रहे हैं, जबकि इतने बड़े सीरियस इशू में आपको पॉलिटिकली एंगेज करके लोगों के ट्रस्ट का जो डेफिसिट है उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। सीएए एनआरसी में हमने देखा कि किसी तरह का इन्होंने उस ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करने का कोशिश नहीं किया, पॉलिटिकली एंगेज करने की जीरो कोशिश हुई और नतीजा ये हुआ कि इतने बड़े दंगे हुए, 50-60 लोग दिल्ली जैसे देश की राजधानी में बाद में उसके नतीजे में दंगे फसाद हुए, मर गए। लेकिन लगातार इशू दर इशू आप ये पाएंगे कि पॉलिटिकली एंगेज करने की, डेमोक्रेटिक तरीके से चीज़ों को हल करने की, समस्याओं को हल करने की, क्राइसिस से निपटने का तरीका पूरी तरह नदारद है। और इसके बिना आप मतलब उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई बहुत रोबस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन या कोई आगे बढ़ पाएगा, काम होगा। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे यही आती है कि आपके इंस्टीट्यूशन ये सारी चीज़ें तभी काम करती हैं जब आपका पॉलिटिकल क्लास इन सब से ऊपर एक प्रेसिडेंट सेट करने की स्थिति में होता है, वो लोगों के साथ उसी तरह से एंगेज कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसा लगता है कि फैसले हो रहे हैं दुर्भावना से कि सीए एनआरसी बना दो क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ एक ग्रज है लंबे समय से, 370 हमने हटा दिया क्योंकि वो, अब जो होता है ना कि आप शेर के ऊपर बैठ जाते हैं या शेर की पूंछ पकड़ लेते हैं।
और आपके पास योजना नहीं कि जब शेर मुड़ के आता है, जब उसके चेहरे से आपका सामना होता है, तब आपको कैसे रिएक्ट करना है, तब आपके पास क्या बचाव के उपाय होंगे। ये सबसे बड़ी क्राइसिस का मसला है। तो हमें पॉलिटिकल क्लास के इस क्राइसिस पर आप लोगों की वकासा आपकी और मेघनाद आपकी राय चाहूंगा। सर यहाँ पर हमने ना हमने काफी बार इस पर बात की है कि ये गवर्नमेंट को एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जो कि नैरेटिव सेट करना, और नैरेटिव सेट करने के मामले में, हेडलाइन मैनेजमेंट काम के मामले में ये गवर्नमेंट बेसिकली प्राइमेसी देखती है, या फिर उनको वही करना है। मुझे लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर है और जो कमिटी बिठाने का जो एक जो फैसला था, ये इनके नैरेटिव के ही बेसिस पे, या फिर उनको ऐसे लग रहा है कि गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकती है नैरेटिव सेट करने के लिए। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं कुछ न्यूज चैनल देख रहा था, जब ये फैसला आ गया तो इमीडिएटली जब फार्मर्स ने बोला कि ये कमिटी में हम नहीं आएंगे, और उनका रीजंस छोड़ दो, पर मीडिया ने नैरेटिव ऐसे सेट करना शुरू कर दिया कि फार्मर्स जो है वो अनरीजनेबल है, बच्चों तरह बिहेव कर रहे हैं, कुछ सुनना नहीं चाहते, और गवर्नमेंट जो है वो बात करना चाहती है। तो ये जो नैरेटिव सेटिंग जो हो रहा है, जैसे फार्मर्स का ऑब्वियसली मैंने जैसे 4-5 रीजंस बताए जिसकी वजह से वो जाना नहीं चाहते वो कमेटी के सामने, और एक और बड़ा रीजन है कि वो जो 4 सदस्य जो चुने गए हैं वो पूरी तरह से कानून के फेवर में है, तो उनको लगता है कि ये कमेटी में जाके कोई फायदा नहीं होगा। पर मीडिया चैनल्स जो है ये डिबेट फॉर्मेट में या फिर जो रिपोर्टिंग के फॉर्मेट है, ये एक छोटा सा न्यूआंस नहीं बता रहे। ये नहीं बता रहे कि वो क्यों नहीं बोल रहे, बट ये बता रहे कि नहीं बोल रहे मतलब अनरीजनेबल है। तो ये जो नैरेटिव को फीड करने का काम है, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी काम किया है। आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने डेलिबरेटली किया है, पर गवर्नमेंट इसका जरूर इस्तेमाल कर रही है जाने अनजाने में। हाँ, वो जाने कैसा अनजाने में। आपका? हाँ, मुझे वो लगता कैसा? है यहाँ पे इशू एक एक्चुअली लोकतंत्र का आइडिया का इशू है, क्योंकि जब हम सोच रहे हैं लोकतंत्र के बारे में, हम सोच रहे हैं कि इसका इशू होता है कि आप गवर्नमेंट को इलेक्ट करोगे, पर फिर गवर्नमेंट जब कानून पास करेंगे, जब पॉलिसी पास करेंगे, वो इसके बारे में सोच समझ के करेंगे कि अच्छा इसका एक्चुअली इशू है क्या, फिर हम अच्छा ठीक है कौन से स्टेक होल्डर से बात करेंगे, सबसे कंसल्टेशन करेंगे, देखेंगे कि एक्चुअली इशू को सबसे बेस्ट तरीके से बढ़ाने के लिए क्या पॉइंट है। पर जो अभी तक इस सरकार का जो कॉन्सेप्ट ही है लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का, उनका ये है कि अच्छा जब गवर्नमेंट बन गया बस हो गया काम, उसके बाद अब किसी और से बात नहीं करना है, किसी जब जो भी फरमान आएगा बस हो गया। और ये आई थिंक इशू सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम, क्योंकि उनका पूरा आइडिया ही यही है कि अब हमें बहुमत मिल गया, हमें पास मेजोरिटी है, तो बस हम कुछ भी कर सकते हैं। ये बड़ी समस्या है, एरोगेंस वाली जो मसला है सरकार के साथ, ये कि जो कर दिया मेरी बात आखिरी बात, इसके आगे पीछे कोई बात और नहीं। इसका इशू यही है ना, और इनफैक्ट एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि सुप्रीम कोर्ट अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर हमें यहाँ पे पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं देख लूं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है, मान ले कि उनके नियत साफ थे, उनके नियत अच्छे थे, वो उनके इंटेंशन यहाँ पे सब अच्छे थे, पर प्रॉब्लम ये कि वो ठीक तरीके से इस पूरे सिचुएशन को नहीं समझ रहे, क्योंकि यहाँ पे किसानों का इतना जो एंगर है, इतना और फिर एंगर ही नहीं, उनका जो जिस तरीके से वो जट रहे हैं वहां पे कि वो नहीं हटेंगे, वो नहीं हिलेंगे, वो इसलिए क्योंकि उनका इशू ये है कि आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं है ना हमारे लिए, कोई आप इज्जत नहीं देते हो लोगों के लिए, कि आप कानून बना रहे बोल रहे अच्छा तुम्हारे लिए अच्छा है, चाहे आपको लगे अच्छा है नहीं है, हमने बना लिया, अब चुप रहो। और इसलिए यहाँ पे इतने बड़ी तरीके से ये मोर्चा बन गया है ना। अगर बस ये होता कि थोड़ा कानून में इशू है, तो फिर जब कोर्ट में मामला चला जाता है तो फिर लोग छोड़ भी सकते हैं, पर अगर इशू यही है कि पूरा जो कंसेप्शन ही है कानून बनाने के लिए, उसी में प्रॉब्लम है, तो फिर लोग नहीं हटेंगे ना। और प्रॉब्लम ये कि कोर्ट ये इसको नहीं समझ रहे। तो कोर्ट का अगर आप लास्ट पैराग्राफ देखोगे उनके ऑर्डर में, उन्होंने लिखा है कि अच्छा अब हमने इतना अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्डर पास किया, तो वो कहते हैं कि देखो हम कोई प्रोटेस्ट को रोक नहीं लगाएंगे, पर क्योंकि ये इतना अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्डर है स्टे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन का, तो हमें लगता है कि फार्मर्स को, जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनको देखना चाहिए कि उनके लिए एक अचीवमेंट हो गया, और अब वो जाके अपने सदस्य को बोले कि वापस जाओ अपने फार्म्स को। ये एक्चुअली लिखा है उनके ऑर्डर में। अब प्रॉब्लम ये कि उनका पूरा अप्रोच ही वो समझ में नहीं आ रहा है उनको कि यहाँ पे फार्मर्स क्यों है। अगर
बस रोक के बारे में होता है, ये वो उनको छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने, उनको पूरा सरकार को समझाना है कि आपका तरीका ही, जिस तरीके से आप इश्यूज को अप्रोच कर रहे हैं, जिस तरीके से आप कानून बना रहे हैं, वो ही प्रॉब्लम है। ठीक बात। और दैट इज द रूट ऑफ द प्रॉब्लम हियर। और हर चीज में, हर, जैसे आपने बोला सीए में, कश्मीर में, अगर आप जैसे सीए में अगर अमित शाह ने जाके इतने सारे स्पीचेस नहीं दिए होते क्रोनोलॉजी समझने के लिए, अगर उन्होंने शुरू से ही बोला कि अच्छा यहाँ पे हमें लोगों के जो रिलीजियस परसिक्यूशन के लोग हैं उनका प्रॉब्लम है हिंदुओं का, इन हर अगर उससे किसी को इनकार नहीं था, उससे किसी को इनकार नहीं था। लेकिन जब आप क्रोनोलॉजी समझा रहे थे उस दौरान आपकी इंटेंशन बिना कहे बुरी तरह से सामने आ रही थी कि असल में हम एनपीआर करेंगे, हम एनपीआर करेंगे, हम एनआरसी करेंगे और फिर हम ये करेंगे। ये वो आपकी इंटेंशन इतनी तरीके से बिना कहे सामने आ रही है और आप कह रहे हैं कि आपकी अच्छी नीयत है। तो यही सब आई थिंक यहाँ पे इशू ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए इतना बड़ा रोल कार्व आउट किया पिछले 30 साल 40 साल में, इससे एक्चुअली हमारे पूरा जो कंसेप्शन जो है लोकतंत्र का और पॉलिटिक्स का एक्चुअली बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुआ। क्योंकि हर बार जब कोई भी प्रॉब्लम हो रहा था पॉलिटिकल स्फीयर में, सुप्रीम कोर्ट आके बोल लेते हैं, वो प्रोनाउंसमेंट करते हैं, और ये कुछ जब सिचुएशन में बहुत अच्छा था, इंपॉर्टेंट था, पर क्योंकि वो एक्चुअली प्रीसिडेंट के बेसिस पे नहीं, लाइक अच्छी तरीके से सोच समझ के ये नहीं प्रीसिडेंट बनाए थे कि अच्छा कानून के तौर पे कैसे करें ये, उसके लिए कोई प्रिंसिपल्स नहीं है। और अगर आप एक सॉर्ट ऑफ गॉडफादर बना रहे हो हर चीज में, जो बैठ के आएंगे अपने ही सोच, अपने विजडम में आके चीजें ठीक करेंगे, उससे पूरा जो सोसाइटी में जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस का, इंसाफ का, लोकतंत्र का, उस पे असर पड़ जाता है। चाहे आपके इनिशियली उससे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे, पर अब प्रॉब्लम ये है कि द वे वी आर, जो जिस तरीके से कोर्ट भी इन इश्यूज को अप्रोच कर रहे हैं उसमें, हाँ, मतलब पिछले कुछ टाइम का अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा हम समय का भी वो ध्यान रखते हुए हम अगले विषय की तरफ बढ़ गए, लेकिन इस पूरे प्रकरण ने पिछले 7, 8, 10 सालों में देखें, आधार से लेके इलेक्टोरल बॉन्ड से लेके सीए एनआरसी से लेके और अब ये किसानों का मुद्दा है, जिस तरह से कोर्ट का जो पूरा रवैया रहा है उसमें या तो चुप रहना, पिटीशन के ऊपर को समय नहीं देना, सुनवाई का तय नहीं करना, या फिर इस तरह के फैसले करना जो कि, और बड़ी आश्चर्य की बात है कि कोर्ट के किसी जस्टिस के छोटे से छोटे मुद्दे पर पॉलिटिकल क्लास, कानून मंत्री इमीडिएटली हिदायत देने आ जाते हैं। लेकिन इस फैसले में जिसमें सीधे सीधे कोर्ट की ओवररीच दिख रही है एग्जीक्यूटिव के, उसमें सरकार ने बहुत आसानी से चुप्पी साध ली कि क्योंकि उसके फैसले उसके एक तरह से हित में शायद जाता दिख रहा हो, ये उनका कैलकुलेशन होगा। तो मेरा ये कहना कि इस पूरे प्रकरण में 8-10 सालों में जितने बड़े मुद्दे आए हैं उन सब ने कहीं ना कहीं लोगों के मन में सुप्रीम कोर्ट के प्रति एक तरह के सस्पिशन पैदा कर दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दों पर जब नहीं बोल रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों वहां पर, फिर वो जो उसको अधिकार दिए गए उसका मसला क्या है, वो कैसे पूरा कैसे होगा। ये बड़ा एक मुद्दा है जो कि आगे भी हम इस विषय पर बात करें, क्योंकि अभी बहुत सारे मुद्दे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से लटके हुए हैं। दूसरा जो मुद्दा है उस पर हम बढ़ते हैं, जो कि व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है उसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं छिड़ गई हैं। व्हाट्सएप अपनी तरफ से इंडियन मीडिया में एक पूरा अभियान चला रहा है कि लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, वो प्राइवेसी पॉलिसी तो बदल रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों के उसमें वो करेंगे। खैर ये उनकी सफाई है, लेकिन बहुत सारी वाजिब चिंताएं जो न्यूट्रल बाकी लोगों की तरफ से आई हैं वो ये हैं कि अब वो जो डाटा है वो थर्ड पार्टी के साथ शेयर किया जा सकता है, किसी भी, वो फेसबुक भी हो सकती है और भी बहुत सारी चीज़ें दूसरी कंपनियां होती हैं। इसमें दिक्कत एक जो समझ में आई वो ये कि आमतौर पर इस तरह का कोई ऐप जब इस तरह के कोई प्रतिबंध लागू करता है या इस तरह का कोई पॉलिसी रिलेटेड चेंज करता है तो हमने देखा है कि उसमें 2 तरह के ऑप्शन आते हैं, आइदर यू डिनाई और एक्सेप्ट। ऐप से जुड़े जितने भी इस तरह के टेक या उस तरह की कंपनियां हैं ये आपको एक विकल्प देती है, लेकिन जो व्हाट्सएप ने किया है वो अपने आप में इस एक तरह का एक्सेप्शनल केस है कि उसने एक तरफा फैसला दिया है कि आइदर आप 8 फरवरी तक इसको एक्सेप्ट कीजिए वरना आपको हम डिलीट कर देंगे।
आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, तो एक तरह से आपसे जबरदस्ती कंसेंट मांगा जा रहा है, जबकि अभी तक कंसेंट में डिनाई और एक्सेप्ट का ऑप्शन था। इसको कैसे देखा जाए कि कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं व्हाट्सएप इस पूरे मुद्दे पर उसको पता है कि वो इस मार्केट का लीडर है, उसकी पूरी रीच है सबसे ज्यादा, तो अब वो इसको इनकैश कर रहा है। आई थिंक यहाँ पे मेन सबसे बड़ा बिफोर अभी हर जब भी हम कोई भी इशू में आ जाते हैं, आई थिंक यहाँ पे प्राइवेसी के बारे में या स्पेशली जब हम इंडिया में देख रहे हैं, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमारा डेटा प्रोटेक्शन लॉ है ही नहीं। Exactly. अब इतने साल से वो बिल बैठा हुआ है, हर बार वो टेबल करते रहते हैं, पर फिर वो कुछ करते नहीं है उसके बारे में। अब चाहे तो जो श्री कृष्णा कमेटी के जो बिल थी, अब वो क्या 2018 में अब आई थिंक उनका बिल जो रिपोर्ट था और उसके साथ में उन्होंने जो सजेशंस दिए थे, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थे अगर हम देख लें, पर अगर एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो वो फ्रेमवर्क होता तो वो भी अच्छा होता। अगर पर इनफैक्ट अगर हम देखें तो एपी शाह कमेटी तो 8 साल पहले उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे इसके बारे में कि यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन लॉ होना चाहिए। अभी तक भी जो उनके जो रिकमेंडेशन थे वो नहीं हुए, श्री कृष्णा कमेटी के रिकमेंडेशन नहीं हुए। तो अगर आप देखोगे कि व्हाट्सएप के जो भी ये जो नई प्राइवेसी पॉलिसी के इशू थे, जैसे आपने बोला कि ऑप्ट इन ऑप्ट आउट, उसका जो ऑप्शन होता है, अगर आपको देखना है कि बिजनेसेस के साथ नहीं शेयर करना है, ये सब जो भी चीजें हैं यूरोप में, क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, उनके लिए ये सब इश्यूज एड्रेस है। तो चाहे व्हाट्सएप का जितना भी पावरफुल पोजीशन है कि वो मार्केट लीडर है, ये सब चीजें, वो यहाँ पे वो कंडीशंस इंपोज नहीं कर सकते थे लोग पे, पर क्योंकि हमारे पास इंडिया में कोई प्रोटेक्शन नहीं है। हर रिपोर्ट में जहां पे भी ये प्राइवेसी पॉलिसी की बात कर रही है, तो वहां पर वो स्पेसिफिकली बोलते हैं कि बस ये नॉन यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज पर लागू होगा। हाँ. मतलब एसेंशियली जो जीडीपीआर जो पास किया था उन्होंने आई थिंक 2016 में, तब से लेकर अब तक ऐसे व्हाट्सएप जैसे ये प्राइवेट डेटा खुद के कमर्शियल यूज के लिए यूज करने की कोशिश कर रही है, वो कोई भी कंपनी नहीं कर पाती है वहां पे। और श्रोताओं को ये भी बोलना चाहूंगा, अगर आप कोई भी यूरोपियन यूनियन के वेबसाइट पर जाएंगे जो वहां से होस्टेड है, तो आपको एक मैसेज लिख के आता है कि ये जो वेबसाइट है वो आपके कुकीज कलेक्ट कर रही है, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, क्या आप राजी है, और फिर या फिर आपको ये हम बताना चाहते हैं। तो ये जो एक जीडीपीआर की वजह से ये जो एक रेजिम बन गया है वहां पर प्राइवेट डेटा प्रोटेक्शन का, वो आई थिंक इनको इंसुलेट कर देता है ये सब चीजों से। और हमारे यहाँ पर भी वो कोशिश मुझे लगता है हो रही थी, वो डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो लाया था, पर उसमें आई फील वो जीडीपीआर से फिर भी थोड़ी कम ही स्ट्रिक्ट है। उससे तो काफी कम स्ट्रिक्ट है, पर एटलीस्ट कुछ तो होना चाहिए ना। यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हमारे पास कोई भी हमारे यहाँ शुरुआत भी नहीं है अभी तक। तो बिल्कुल, तो डेटा प्रोटेक्शन की जो एक ही जो आपका जो एक प्रोविजन है उसके अंदर, आईटी एक्ट के अंदर, उसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं है, उसका कोई ज्यादा असर भी नहीं है। सो वी आर इन अ पोजीशन जहाँ पे हमारे पास कुछ तो प्रोटेक्शन होना चाहिए। क्योंकि मुझे याद है एक्चुअली सबसे पहले मुझे जब मैं एक्चुअली यूके में एक लॉ फर्म में काम करता था, मैं वहां पे उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इन सब चीजों के डेटा प्रोटेक्शन के बारे के टीम में मैं काम कर रहा था एक टाइम। और हमें एक क्लाइंट को एडवाइस करना था, क्योंकि उनके बहुत सारे कंट्रीज में ऑपरेशन है, तो हर कंट्री और जगह में हमें एक्सप्लेन करना था कि यहाँ पे क्या कानून है, क्या रूल्स है, क्या सिस्टम है। और उनका इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट था उनके लिए। और जब हम इंडिया के टाइम पे आ गए, और मुझे एक्चुअली थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि हर और कंट्री के लिए हमने इतने सारे डिटेल में लिखे थे कि ये इनके रूल्स है, ये इसका सिस्टम है, ये क्या है। और फिर इंडिया में जाके मैं लिख रहा हूँ कि अच्छा आईटी एक्ट में ये थोड़ा सा प्रोटेक्शन है, और बस उसके बाद फिर जाओ, और उसका भी कोई ज्यादा कॉन्सिक्वेंस नहीं है उसका बाद फर्रुखाबादी उसके बाद। अब तो इसके बाद अब आई मीन इट इज, और सोचो ये दिस वाज 5 years ago। अब 5 साल में हमने कोई भी हमने इसको सोच के नहीं किया है, क्योंकि इतना आजकल, क्योंकि ये डिवाइसेस हमारे और इतने, और एक्सेस जो है सोशल मीडिया का यूजेज इतना है, इससे इतना फर्क पड़ता है लोगों के लिए। और इसका कोई अगेन प्रॉब्लम ये है ना कि हम ठीक तरीके से सोच भी नहीं रहे कि इसका अर्जेंसी है यहाँ पे, और इसको अर्जेंट तरीके से इस इशू को डील करना है। कोई भी इशू, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है उसको करने के लिए। ये बड़ा दिलचस्प है जो पॉलिसी के लेवल पे प्रॉब्लम्स आपने बताई होगा सा।
व्हाट्सएप के लिहाज से एक और छोटी सी समस्या है, उस पर आप लोगों की, आपकी और मेघनाथ की राय जानने के बाद फिर हम इसको आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। वो ये है कि हमने देखा कि व्हाट्सएप ने ये जब पॉलिसी लागू की है तो उन्होंने अपने यूरोपियन मार्केट में हर जगह ये प्रचार किया, एडवर्टीजमेंट किया कि ये पॉलिसी यूरोपियन रीजन में लागू नहीं है। अब ये जो डबल स्टैंडर्ड है, इसको क्या डबल स्टैंडर्ड कहा जाए, या वहां पर दूसरे तरह के कुछ नियम्स हैं वहां पर, क्योंकि डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज बहुत स्ट्रांग है, कानून बहुत वो हैं, तो उस तरह से वहां पर वो नहीं कर सकते व्हाट्सएप वाले, जैसा कि वो इंडिया और दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कर सकते हैं। इसकी क्या वजह है? ये हिपोक्रेसी है बस? मुझे नहीं लगता है इसको हम डबल स्टैंडर्ड या हिपोक्रेसी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर व्हाट्सएप के हाथ में होता तो वो तो यूरोपियन यूनियन में भी लागू कर ही देते, पर उनका कानून इतना स्ट्रांग है, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो जीडीपीआर है वो इतना स्ट्रांग है, तो वो नहीं कर पाते हैं। और इसकी वजह से अगर वो लीगली कर नहीं पा रहे तो फिर उनको वो एक्सेप्शन मेंशन करना तो जरूरी है। अब एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि व्हाट्सएप ने काफी अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार जारी किए ये बोलने के लिए कि आपके जो प्राइवेट डेटा है वो कोई किसी को शेयर नहीं की जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर अगर आप पूरी लिस्ट देखेंगे कि वो क्या क्या शेयर करने वाले हैं, तो लोकेशन, आप किससे बात कर रहे हो, कौन से ग्रुप में शामिल हो, आपको आप कब एक्टिव रहते हो, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका मतलब फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये सब चीजें सब शेयर करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इवन इफ अगर आपका कोई डेटा वैसे जो आप जो लिख रहे हो वो भी शेयर नहीं हो रहा है, पर इवन ये जो मेटा डेटा है वो शेयर करने से भी आपको किसी के भी बारे में कुछ भी पता चल सकता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, आई थिंक वकाशा इस पर आप थोड़ा सा ऐड करना चाहे तो, इंटरमीडियरी लाइबिलिटी रूल्स जो लास्ट ईयर सर्कुलेट हुए थे, वो आई थिंक अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, बट मैंने उस पर स्टडी किया था और वो तो और ही डरावने हैं, क्योंकि अभी हम सोच रहे हैं कि व्हाट्सएप से जो डेटा जा रहा है वो फेसबुक को जा रहा है, पर अगर आप इस पे इंटरमीडिएरी लाइबिलिटी रूल्स का एक और लेयर लगा दे, तो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपने रिक्वेस्ट डाला कि हमको कोई भी डेटा चाहिए, कोई भी ये इंटरमीडिएरी से, मतलब जो कि फेसबुक, ट्विटर सब इंक्लूडेड है इसमें, तो आपको 72 आवर्स में वो हमको देना ही पड़ेगा, तो या फिर आप पर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो आप सोचिए कि अभी हम बात कर रहे हैं कि फेसबुक कैसे हमारा डेटा ले रहा है, पर इसका ये भी पॉसिबिलिटी है कि फेसबुक के पास डेटा चला गया तो फिर गवर्नमेंट भी इसमें हाथ मार सकती है। तो हमको फेसबुक से ही नहीं प्रोटेक्टेड रहना है, पर एक्चुअली गवर्नमेंट से भी थोड़ा सा प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इसका कैसे इस्तेमाल कर सकती है, ये सब प्राइवेसी का और ये वो व्हाटएवर, ये तो और ये बात है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि अगर व्हाट्सएप और फेसबुक के पास ये जो इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे आपने बोला ये मेटा डेटा का, अब उससे काफी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि जैसे अगर आप बोल रहे हो कि लोगों के अब इंटरेस्टिंग चीज है कि जब व्हाट्सएप यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि दिखाने के लिए नहीं हम सब हमारे जो भी हम सब कर रहे हैं ये सब ठीक है, उनके जो FAQs उन्होंने रिलीज किया वो बोल रहे हैं कि हम आपका लोकेशन नहीं शेयर करते हैं, फेसबुक के पास नहीं करेंगे। पर अगर आप एक्चुअली उनके टर्म्स एंड कंडीशंस देखोगे तो उसमें लिखा है कि चाहे अगर आपने तो एक तो अगर आप किसी को लोकेशन भेज रहे हो, जैसे हम लोकेशन भेजते रहते हैं किसी को बोलने के लिए अच्छा इधर आओ या एड्रेस ढूंढने के लिए, तो वो कह रहे हैं वो उस इंफॉर्मेशन को एक्चुअली लॉक कर लेते हैं। इनफैक्ट और उनका एक और भी सिस्टम है कि अगर आपने शायद से अगर आपने लोकेशन एग्जैक्टली शेयर नहीं किया, पर आपके नंबर से और आपके थोड़ा और उसके बेसिस पे वो असर्टेन करते हैं कि आपका रीजन कहाँ पे। अब अगर ये सब लॉग्स उनके पास है, वो कह रहे हैं कि ठीक है, एक तो नॉर्मल कॉल रिकॉर्ड्स में भी ये होता तो है, पर इंटरेस्टिंग चीज ये कि व्हाट्सएप अपने PR पुश में कह रहे हैं कि हम ये सब इंफॉर्मेशन नहीं रखते हैं, पर एक्चुअली उनके पॉलिसी में देखो तो वहां पे ये इंफॉर्मेशन एक्चुअली ऑलरेडी है। तो यहाँ पे एक्चुअली एक अब हमारा और व्हाट्सएप के साथ एक फिर से अब ट्रस्ट डेफिसिट शुरू हो रहा है, और ये ट्रस्ट डेफिसिट तो बाद में जाके अगर लॉ एनफोर्समेंट के बारे में देख रहे हैं कि गवर्नमेंट को क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, पुलिस को क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ये फिर से वहां पे रेलेवेंट हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो दिल्ली के जो दंगे हैं वहां पे व्हाट्सएप चैट्स को पूरे तरीके से यूज किए जा रहे हैं। अब कुछ तरीके से आप बोल सकते हैं कि ठीक है ये किसी के फोन से लिए। एक मजे की बात, आप जो ये बात कर रहे हो ना कि दिल्ली के दंगे की, तो अभी हम जो बात कर रहे थे तो हमारे ऑफिस के ही ग्रुप पे एक बहुत बड़े बड़े फाइल्स आए अभी थोड़े से, अर्नब गोस्वामी और वो भी देख रहे व्हाट्सएप चैट वाले। तो वो भी मतलब
512 पेज लंबा चैट है व्हाट्सएप का। तो अगर पुलिस को इंफॉर्मेशन चाहिए, ये इंक्रिप्शन छोड़ दो आप, अगर पुलिस को आपका मोबाइल फोन मिल गया और फिर अगर आप अक्यूज्ड हो तो वो तो आपका छाप ही लेंगे वैसे वो भी। तो एक तो आई थिंक व्हाट्सएप का, क्योंकि उनका जो लोकल बैकअप का जो सिस्टम है उसी से एक बहुत बड़ा वल्नरेबिलिटी आ जाता है कि आपके फोन को अगर सीज हो जाए तो उससे कुछ भी उठाया जा सकता है। एक तो वो है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि जो गवर्नमेंट का जो एक छोड़ भी दो कि अगर ये जो नए इंटरमीडिएट रूल्स आ जाए उससे तो और भी प्रॉब्लम हो जाएंगे, पर अभी ऑलरेडी इनफैक्ट फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब, गूगल, इन सब के साथ एक्चुअली मोस्ट गवर्नमेंट्स ऑलरेडी इनफॉर्मल अरेंजमेंट्स ऑलरेडी कर ही लेते हैं। और कुछ कंट्रीज में, क्योंकि वहां पे उनका कॉन्सेप्ट ही है कि प्रिवेसी और ये सब चीजें, वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इंडिया में अभी तक तो वो बिल्कुल इशू है ही नहीं। जब भी कोई इशू है, अगर हम देख ले तो व्हाट्सएप और फेसबुक से इंफॉर्मेशन तो जा ही रहा है ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास। तो आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि फेसबुक का जो इतना कम ट्रस्ट है लोगों के साथ, उसके वजह से ये चीज और भी बढ़ रहा है। और प्रॉब्लम है कि अगर फेसबुक अगर कोई भी रीएश्योरेंस भी दे हमको कि नहीं 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 यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है या यहाँ पे एक्चुअली इंफॉर्मेशन नहीं शेयर, हम उसको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते। ठीक बात है। ये स्थिति है जिसमें हम इस समय गुजर रहे हैं और पा रहे हैं कि हिंदुस्तान में अगर डाटा प्रोटेक्शन जैसी चीज़ें, हाई टाइम है जब इस पर कानून जैसी चीज़ों पर विचार होना चाहिए सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से भी इसमें इंटरफेरेंस होना चाहिए, क्योंकि अब जैसे कहा जाता है डाटा इज़ न्यू गोल्ड माइन, तो इसमें हर आदमी के हाथ में डाटा है और हर आदमी के हाथ में दूसरे की सूचना है। तो प्राइवेसी के कानून, तमाम चीज़ों को ध्यान रखते हुए अब इस मामले में देर करना ठीक नहीं। चाहे वो साइबर एक्ट जो है उसको ही बहुत स्ट्रॉन्ग किया जाए, नया डाटा प्रोटेक्शन के लॉ बनाए जाएं, पर इसकी दिशा में अब बढ़ने की ज़रूरत है। हम अपने आखिरी राउंड की तरफ जाएंगे जो कि रिकमेंडेशन का राउंड होता है। मेघनाथ, सबसे पहले मैं चाहूँगा आप अपना रिकमेंडेशन हमारे श्रोताओं को दें। जी, एक तो न्यूज लॉन्ड्री का रिकमेंडेशन है, आज ही रिलीज हुआ है वीडियो जो कि यूपी के लव जिहाद पर है। पर इस वीडियो में मैंने वो लव जिहाद के एक्चुअली ऑर्डिनेंस में वर्ड्स जो यूज किए हैं उस पर है, और कैसे वो इंटरप्रिटेशन के लिए पूरा छोड़ दिया है ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस के और गवर्नमेंट के, और कैसे वो इस्तेमाल हो रहा है स्पेशली मुस्लिम मेन के अगेंस्ट। उस पर मैंने एक वीडियो बनाया, तो वो जरूर देखिए। दूसरी चीज, फिलोसफाइज दिस करके एक पॉडकास्ट है, उन्होंने एक 2 पार्ट का मीडिया पर एक 2 एपिसोड्स किए हैं, वो मैं जरूर रेकमेंड करूंगा, क्योंकि उसमें नाउम चाम्स्की और अन्य फिलोसोफर्स जो है उन्होंने मीडिया के बारे में क्या कहा था और कैसे मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट जो कि उनकी किताब है उसके भी बारे में काफी चर्चा हुई है उसमें। तो वो जरूर सुनिए, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि हम जैसे मीडिया को देखते हैं, जैसे जर्नलिज्म को देखते हैं कि आपको इंफॉर्मेशन देने की, तो कितना तो इसको गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है, या फिर कोई भी पार्टी जैसे कॉर्पोरेट्स है ये वो कैसे कंट्रोल करती है, उस पर पूरा ये 2 एपिसोड्स है, वो जरूर सुनिए आप। और एक और तीसरा रिकमेंडेशन जो कि मेरा एक गेम है, वो मैं अभी डीप रॉक गैलेक्टिक करके एक गेम खेलना शुरू किया हूँ। इसमें मल्टीप्लेयर गेम है। हम एक ड्वार्फ होते हैं जो कि जाके मिनरल्स माइन करते हैं स्पेस रॉक्स पर। तो ये बहुत ही बढ़िया गेम है, मैं काफी खेल रहा हूँ उसको, तो वो जरूर रिकमेंड करूंगा। ठीक बात। वकाशा, आप क्या रिकमेंड करेंगे? तो क्विंट के तौर से हमारे पास हमारा एक अभी वीडियो रिलीज हुआ है। जो दिल्ली के दंगे में जो बच्चे हैं उन पे जो असर हुआ, जो इफेक्ट्स हुए हैं, उनको जो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने लाइफ में वापस चले जाए, उसके बारे में एक अभी हमारे साइट पे है, कॉल्ड चिलिंग पास्ट एंड इनसिक्योर फ्यूचर, हाउ दिल्ली राइट्स स्कार्ड किड्स। अब वो आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब भी हम ऐसे टाइप के इश्यूज करते हैं, हम न्यूज के तौर से हम उसको रिपोर्ट करते हैं, हम चाहे जितना भी डिटेल होता है उसका जो बाद में फॉलो अप्स भी करना काफी इंपॉर्टेंट है आई थिंक। और यहाँ पे ये एक इशू है जो काफी बार भूला जाता है कि चाहे वो उनके बच्चे जो बच्चे होते हैं, चाहे उनको कोई भी हार्म ना पहुंचाए, उनको कोई इंजरी ना हो या कोई प्रॉब्लम ना हो, जो इसके लास्टिंग इफेक्ट्स है आई थिंक
वो उसके बारे में हमें और भी सोचना चाहिए। चाहे दंगे हो, चाहे जो भी हमारे देश में जो भी इतना सारा जो वायलेंस होता रहता है हर चीज में, वो आई थिंक एक बहुत अच्छा चीज होगा। दूसरी चीज है, क्योंकि हमने व्हाट्सएप के बारे में इनफैक्ट बात किया, मेरे कॉलीग सुशोभन सरकार ने एक्चुअली कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं इसके जो भी हर इशू को एक्सप्लोर करते हुए, क्योंकि जैसे हमने बोला कि यहाँ पे फेसबुक का ट्रस्ट डेफिसिट है इन सब चीजों। तो जैसे जब व्हाट्सएप को फेसबुक ने अक्वायर किया था, उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए कि अच्छा हम ये नहीं शेयर करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हमारा पूरा मिशन कुछ और ही है। और फिर बाद में जाके बिल्कुल जो वो उस टाइम बोल रहे थे कि हम नहीं कर रहे हैं, उसी टाइम से शुरू हो गया था कि वो एक्चुअली वो सब प्रॉमिसेस को तोड़ रहे थे। इस क्विंट के बाहर एक इंटरेस्टिंग न्यू वेबसाइट शुरू हुआ है 52.in। उनके जो आर्टिकल्स है काफी, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से चीजों के बारे में लिखते हैं। वो एक बड़े बड़े डीप डाइव्स करते हैं इश्यूज में, और जो जिस तरीके से स्टोरी लिखा जाता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है आई थिंक लोगों को पढ़ने के लिए। और वो बहुत हटके चीजें को एक्सप्लोर करते हैं हटके तरीके से भी। जैसे उनका एक जो लेटेस्ट आर्टिकल एक बहुत इंटरेस्टिंग वाला है कि कॉलोनियलिज्म का जो ब्रिटिश के अगेंस्ट उस टाइम से चलते हुए जब शुरू हुआ था, जब प्रोटेस्ट उसके बारे में शुरू हुए थे, और फिर जब फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुआ था, वो एक मेंटल असाइलम के रिकॉर्ड से देख रहे हैं कि उस टाइम से क्या क्या हुआ था। तो आई थिंक ये अप्रोच काफी इंटरेस्टिंग है, लोगों के लिए अच्छा होगा। और हाँ, अब उसके बाद तो फिर टीवी और मूवीज में तो आजकल बहुत ज्यादा ही चीजें हैं देखने के लिए। तो मेरा एक रेकमेंडेशन है स्टार ट्रेक डिस्कवरी। पता नहीं लोग स्टार ट्रेक देखते हैं या नहीं, पर उसमें आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पे स्टार ट्रेक का जो पूरा जब शुरू हुआ था, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था कि वो जो बुरे चीजें हैं लाइफ में और पॉलिटिक्स में, उसको एक्चुअली वो फोकस नहीं करते। वो कोशिश करते दिखाने के लिए कि लोग अगर हम फ्यूचर में क्या अच्छी चीजें क्या कर सकते हैं, वो होप के बारे में बात करते हैं। और आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए इस टाइम में। तो मेरे लिए एक रिकमेंडेशन होगा। थैंक यू। बहुत दिलचस्प रिकमेंडेशन आई हैं मेघनाद और वकाशा की तरफ से। मेरी बहुत 2-3 छोटी छोटी रिकमेंडेशन है। तो एक दो चीज़ें असल में एक ही जैसी हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला आया किसानों के आंदोलन से जुड़ा, इस पर इंडियन एक्सप्रेस ने एक एडिटोरियल लिखा है और साथ में एक ऑपरेट छपा है प्रताप भानु मेहता का। तो ये दोनों मैं रिकमेंड करूंगा ताकि लोगों को समझ में आए कि असल में सुप्रीम कोर्ट कहाँ ओवर स्टेपिंग कर रहा है, क्या टेक्निकलिटीज़ हैं उसमें, क्या गड़बड़ियाँ हैं एक। और दूसरा, इन दिनों मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, विजय त्रिवेदी बड़े पत्रकार थे, हिंदी में किताब है संघम शरणम गच्छामि। तो ये आरएसएस के पूरे 1925 से अब तक के पूरी जर्नी के ऊपर एक किताब है, बहुत सारे मुद्दों को टैकल करते हुई बहुत दिलचस्प अंदाज में लिखी गई है। तो इस किताब को मैं रिकमेंड करूँगा। मैं पढ़ने की प्रक्रिया में आधा मैंने पढ़ लिया है, तो ये किताब मैं रिकमेंड करूँगा। अच्छी किताब है अगर आपको संघ के बारे में जानने की इच्छा है तो, क्योंकि आज की तारीख में संघ इस देश में सबसे पावरफुल संगठन है, ताकतवर संस्थान के तौर पे जाना जाता है, इन्फ्लुएंसर है सरकार की नीतियों को प्रभावित करने वाला। तो उस लिहाज से इसको जानने समझने के लिए आप ये किताब पढ़ सकते हैं। ये पॉडकास्ट जो है आज शुक्रवार 15 जनवरी को सुबह 11 बजे हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है। तो संभव है कि जब तक आपके पास ये पहुँचे उसमें कुछ चीज़ें बदली हुई आपको नजर आएँ, तो इसको उस संदर्भ में देखें। मेघनाद, अपील। मैं वही फिर से मैं वही पॉइंट बोलना चाहूंगा। वो जो हमको डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, मैं उससे जा रहा था, देख रहा था उस पे। तो उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है। ये जो पार्थो जो है वो बार्क के जो ऑफिशियल है और अर्नब गोस्वामी में, कि बिहार में जो स्टोरी हमने की है उसमें वो बस हमने ही की है और उसकी वजह से रेटिंग्स बढ़ने चाहिए। और वो जो बार्क के जो मेंबर है वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि एक्चुअली वो अच्छे से चली नहीं है। वो इतना आप जो बोल रहे हैं उतने आपके स्टेट्स में, बाकी के स्टेट्स में दिखाई नहीं दे रहा है। तो अर्नब गोस्वामी कैसे वो कन्वर्सेशन से उनको कोक्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं मैं सही हूँ, हम रेटिंग के टॉप में रहने चाहिए, टीवी 18 कैसे नंबर 1 है, हम क्यों नहीं है। तो आपको
पूरा जो रेटिंग बिजनेस है, जो शेडीनेस है, जो एडवर्टाइजर्स फॉलो करते हैं रेटिंग्स को, उसको आपको ये चैट से अगर देखने ये को मिलेगा। कन्वर्सेशन सामने, मतलब डॉक्यूमेंट ये हम लोग के पास सुबह ही आया था, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये अगर डॉक्यूमेंट है जिसमें ये चीज साबित हो रही है कि टीआरपी रेटिंग को किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है और एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है कि रेटिंग के बारे में बाग का सीईओ और एडिटर इन चीफ रिपब्लिक टीवी के कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ये राडिया टेप से किस तरह से अलग है? फिक्सिंग करना, मैं वही बोल ये रहा था एक बहुत सीरियस मुद्दा है, बहुत ही सीरियस मुद्दा है। और इससे आपको पूरा दिख जाता है कि कॉर्पोरेट का और टीवी चैनल्स का कैसे नेक्सस बना हुआ है और कैसे ये एडवर्टाइजमेंट के पीछे हमेशा भागते रहते हैं। कौन सी स्टोरी है, क्या है, कौन सा नैरेटिव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बता रहे हैं क्लियरली कि हम ये नैरेटिव बनाने वाले, इससे रेटिंग अच्छा होगा बुरा होगा, वो बोलते हैं हाँ अच्छा होगा। और फिर मतलब आप सोचिए कि ये सब पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, ये सब आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं कर रहे हैं, आपको एडवर्टाइजर्स बेचने के लिए कर रहे हैं। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि इंडिपेंडेंट मीडिया को सपोर्ट कीजिए। अगर आप पैसे देंगे इंडिपेंडेंट मीडिया को जर्नलिज्म के लिए, तो फिर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। अगर आप अर्नब गोस्वामी जैसे रिपब्लिक को या फिर टीवी 18 को आप अपने आंखें देंगे या फिर आपका अटेंशन देंगे, तो वो एडवर्टाइजर्स का ही फायदा हो रहा है वहां पर, गवर्नमेंट का फायदा हो रहा है वहां पर। तो ये एक्चुअली बहुत ही दिलचस्प एक डेवलपमेंट हुई है, आज सुबह ही हुई है। मैं वही थोड़ा सा पढ़ रहा था जब से आई है, तो बहुत ही इंट्रिगिंग है क्योंकि इतना सारा पॉलिटिकल गॉसिप भी है उसमें। तो हाँ, टिटिलेटिंग है, मजा आ रहा है पढ़ने में बहुत ज्यादा। और एक और चीज भी बोलूं, अर्नब इतना अपना उसका जो पर्सोना है ना कि इतना वो लड़ता है, ये सब यहाँ पे बहुत ज्यादा अभी इसका टोन बहुत डिफरेंट है। बहुत ही कि सर आप ये कीजिए, सर प्लीज नहीं, सर नो सर आई एम लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन। तो लाइक ये जो है बेसिकली आई थिंक अतुल सर, ये जो टॉपिक होगा वो हमारा सबसे बड़ा टॉपिक होगा अगले हफ्ते, मुझे लग रहा है नेक्स्ट टाइम। तो पर ये एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, जैसे राडिया टेप्स था, जैसे ये है कि कैसे जर्नलिस्ट एस्टेब्लिशमेंट के साथ फेवर करी करने की कोशिश करते हैं और फिर एडवर्टाइजर्स से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, और इसलिए आप तक अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाते हैं तो रियलिटी टीवी शो। ठीक बात। तो न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। एक और चीज सॉरी वकाशा, आपको भी कोई अपील करना है? आई मीन हमारे क्विंट मेंबरशिप का भी प्रोग्राम है, तो हम भी आजकल कोशिश कर रहे हैं कि आई थिंक सब्सक्राइबर बेस बढ़ा दे, क्योंकि अगर हमें एक्चुअली जर्नलिज्म को इंडिपेंडेंट रखना है, उसका और कोई चारा तो है ही नहीं। तो अगर आपको अब जब न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के बाद फिर हमारा क्विंट मेंबरशिप प्रोग्राम में भी सब्सक्राइब कीजिए। आपको क्विंट है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो इंडिपेंडेंट न्यूज जर्नलिज्म को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें क्विंट है, न्यूज लॉन्ड्री है, और भी आपको पसंद आ सकते हैं बहुत सारे किसी के कंटेंट, उनको सब्सक्राइब करें, क्योंकि अल्टीमेटली अब पब्लिक जर्नलिज्म, पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म तभी पॉसिबल है जब उसमें पब्लिक का अपना स्टेक हो। थैंक यू सो मच। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।